हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। आपने पढ़ा था आई मीन सी आई में अपन कितने डिजीज कवर करते हैं, उसके लिए अपनी क्या ट्रिक थी, मेड, जिसमें अपने एम 3 थे, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन और मलेरिया। फिर अपन ए से था एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो न्यूमोनिया, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट है डायरिया। ठीक है, डायरिया में अपन देखेंगे, और ई है जो है ईयर इन्फेक्शन। तो अपने आज का टॉपिक है डायरिया। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख रहे हैं कि इसके नोट्स है वो, उसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो नोट्स। तो सबसे पहले बात करके अपन डायरिया को डिफाइन कैसे करेंगे, फिर अपन इसके देखेंगे क्लिनिकल टाइप कौन कौन से इसके, फिर अपन देखेंगे आई क्लासिफिकेशन फॉर द 2 महीने से 5 साल के बच्चे को अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे उसमें डायरिया को, और कैसे ट्रीट करेंगे। फिर अपन ORS देखेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के। सुपर ORS क्या होता है, ठीक है, रेसोमाल क्या होता है, रिड्यूस ORS क्या होता है, रिड्यूस ओस्मोलरिटी ORS क्या होता है, इसके रिगार्डिंग। फिर आई क्लासिफिकेशन फॉर द 2 मंथ, ठीक है ना, क्या बर्थ से लेके 2 महीने के बच्चे में अपन आई क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर अपन सबसे पहले बात करें डायरिया की, तो डायरिया को डिफाइन करें, इट्स द पासेज ऑफ द 3 या मोर देन 3 टाइम वाटरी स्टूल इन 24 आवर्स। ये है जो ओल्ड डेफिनेशन है। इसमें ये बताया जाता है कि यदि वाटरी स्टूल, बच्चा है कोई वाटरी स्टूल पास कर रहा है कितने टाइम में, 24 दिन में, एक दिन में कितने टाइम, 3 या मोर देन 3 टाइम, तो उसको अपन क्या कैसे डिफाइन, उसको क्या बोलेंगे अपन, डायरिया। अभी न्यू चेंजेस क्या है डेफिनेशन कि चेंज इन द कंसिस्टेंसी एंड करेक्टर ऑफ द स्टूल इज मोर इम्पोर्टेंट। कि जैसे बोला कि जैसे जो भी बच्चा नॉर्मल स्टूल पास करा उसके करेक्टर में चेंज हो, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज हो, तो ये इसको अपन प्रॉपर्ली, ये न्यू डेफिनेशन है, इसको अपन प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं डायरिया को। ठीक है, फिर अपन बात करें डायरिया डेंजर क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होते हैं, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो डेंजर इसलिए होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। फिर अपन बात करें क्लिनिकल टाइप ऑफ द डायरिया, डायरिया के क्लिनिकल टाइप कौन कौन से हैं, तो एक्यूट वाटरी डायरिया हो गया और एक्यूट ब्लडी डायरिया हो गया। एक्यूट वाटरी डायरिया मीन्स इसका ड्यूरेशन क्या होता है, सेवरल हैज टू आवर्स टू डे, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक इसकी हिस्ट्री है। प्लस इसमें डेंजर क्या क्या हो सकता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, उस वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, प्लस वेट लॉस हो सकता है इफ फीडिंग इज नॉट कंटिन्यू, कि बच्चे में डायरिया हो रखा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फीडिंग वो प्रॉपर्ली नहीं ले पाएगा, वॉमिटिंग वगैरह होगा, तो उसके बच्चे का वेट लॉस होने का चांसेस है। इसके लिए कौन कौन से पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है, ई कोलाई की वजह, ई कोलाई हो गया, रोटा वायरस हो गया। रोटा वायरस है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डायरिया इन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एमसीक्यू आता है अपने, तो अपन को बताना चाहिए कि बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन है, रोटा वायरस। फिर विब्रियो कोलेरा भी की वजह से भी एक्यूट वाटरी डायरिया हो सकता है। फिर अपन एक्यूट ब्लडी डायरिया की बात करें तो इसको अपन कैसे क्या बोलेंगे, दूसरा नाम डिसेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन क्या हो सकती है, सेवरल हावर्स टू डेज तक। ठीक है, इसमें मेन डेंजर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, डैमेज टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन प्लस मार्क बाई विजिबल ब्लड इन स्टूल। उसके लिए कौन सा पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है, सिजेला। ठीक है, डिसेंट्री कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, सिजेला। फिर अपन नेक्स्ट बात करें परसिस्टेंट डायरिया, अपन किसको बोलेंगे कि डायरिया है वो कितने टाइम से, 14 या 14 डे से ज़्यादा टाइम से डायरिया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट डायरिया। इसमें मेन डेंजर क्या हो सकता है कि 14 दिन से डायरिया है तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है डेंजर, और सीरियस नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल अपने 14 दिन से ज़्यादा से यदि डायरिया हो रहा है रेगुलर, तो नॉर्मल अपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस वजह से तो नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है। और रिस्क फैक्टर की बात करें अपन, तो ये किस में मोस्ट कॉमनली होता है परसिस्टेंट डायरिया, पीपल विद द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यदि कोई है, जैसे कोई HIV की कंडीशन होगी, एड्स है जिसको किसी को भी, उनमें ये कंडीशन होने का, परसिस्टेंट डायरिया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर अपन बात करें डायरिया विद द सीवियर माल न्यूट्रिशन की, सीवियर माल न्यूट्रिशन में यदि डायरिया हो जाए तो उसको अपन, कौन कौन सी कंडीशन है सीवियर माल न्यूट्रिशन की, तो मेरेस्मस हो गई और क्वासिओर्गो हो गई, इस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। तो इसमें मेन डेंजर क्या क्या है, सीवियर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है,
डिहाइड्रेशन हो सकता है और मेनली हार्ट फेलियर हो सकता है, प्लस विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर अपन बात करें कि अपन को डायरिया पर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो अपन को क्लासीफाई करने के लिए डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से यदि फैक्टर प्रेजेंट है उस टाइम पे अपन को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो डायरिया को डिहाइड्रेशन के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं। तो पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर यूज करते थे, आजकल वो यूज नहीं करते। आजकल अपन क्या यूज करते हैं, नो, सम और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, अपना फैक्टर की बात करें, जनरल कंडीशन क्या हो सकती है, नो डिहाइड्रेशन में जनरल कंडीशन वेल और अलर्ट होगा बच्चा। ठीक है, सम डिहाइड्रेशन में रेस्टलेसनेस, थर्स्टी होगा और इरिटेबल होगा। प्लस सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा ड्राउजी होगा, लेथार्जिक होगा और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होंगे, बोले पाँव, हाथ पाँव उसके ठंडे पड़ जाएंगे और बिल्कुल लेथार्जिक होगा, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम डल टाइप का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन आइज की बात करें तो आइज में नो डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगी और सम डिहाइड्रेशन में संकन हो जाएगी और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी संकन और ड्राई हो जाएगी। फिर अपन स्किन टर्गर की बात करें, ठीक है, अपन को स्किन को पिंच करेंगे और फिर अपन वो नॉर्मल कब होती है उसका वेट करेंगे। ठीक है, तो स्किन टर्गर बात करें, नो डिहाइड्रेशन में स्लाइटली डिक्रीज होगा। ठीक है, सम डिहाइड्रेशन में डिक्रीज होगा, कितना समय के लिए, 1 to 2 सेकेंड के लिए। और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी डिक्रीज, जो स्किन टर्गर होगा वो वेरी डिक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम के लिए, मोर देन 2 सेकेंड के लिए, ड्यूरेशन के लिए। फिर हम बात करें थर्स्ट की बात करें तो नो डिहाइड्रेशन में नॉर्मल होगा, सम में ड्रिंक एगरली एंड द थर्स्टी होगा बच्चा। ठीक है, और फिर सीवियर में बात करें अनएबल टू ड्रिंक या ड्रिंक पुअरली, इसमें बिल्कुल ही पानी पी नहीं पाएगा और बहुत थोड़ा बहुत पी लेगा तो पी लेगा, वो भी नहीं पी पाएगा बच्चा। तो फिर अपन बात करें नो डिहाइड्रेशन, उस कैटेगरी में प्लान ए ट्रीटमेंट कैटेगरी होगी। सम डिहाइड्रेशन के लिए कौन से प्लान कैटेगरी होगी, प्लान बी। और सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होगा, प्लान सी कैटेगरी होगी। फिर अपन बात करें आइमेंशिया के अंदर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन कौन सी एज ग्रुप के लिए, 2 महीने से 5 साल के बच्चे के लिए। अपन इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे साइन के बेसिस पे और इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, फिर अपन बात करें सबसे पहले अपना स्टेप 1 क्या होगा, अपन क्या एसेस करेंगे, पूछेंगे सबसे पहले जो भी आया उसको अपन हिस्ट्री पूछेंगे, आज के ड्यूरेशन के डायरिया हो रहा है, कितना समय से डायरिया हो रहा है। ठीक है, डायरिया में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है कि एक दिन में बच्चा कितनी बार स्टूल पास करता है। तो ये अपन पहले हिस्ट्री लेंगे, फिर अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे अपन, जनरल डेंजर साइन याद करेंगे। तो इसका अपन ने ट्रिक बनाई थी कि दो जो इंसान है, ठीक है, उसके 2 माउथ से रिलेटेड है और 2 सिर से रिलेटेड है। माउथ से रिलेटेड कौन से हो गए, अनएबल टू ड्रिंक और वॉमिट एवरीथिंग। और सिर से रिलेटेड कौन से हो गए, कन्वल्जन या लेथार्जिक या अनकॉन्शियस। ठीक है, तो ये इसे अपन याद कर सकते हैं जनरल डेंजर साइन को। फिर अपन बात करें, अपन को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन को डिहाइड्रेशन के साइन चेक करने बच्चे में। जैसे उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल कंडीशन देखेंगे। ठीक है, जनरल के कंडीशन के बेसिस में डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे। फिर उसके आईज देखेंगे, ठीक है, कि संकन है नॉर्मल है, उस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। फिर ड्रिंकिंग एबिलिटी देखेंगे कि नॉट एबल टू ड्रिंक है या ड्रिंक एगरली है या ड्रिंक नॉर्मल है, उस बेसिस पे अपन डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे। फिर अपन स्किन पिंच करेंगे और स्किन की टर्गर देखेंगे, गोज बैक वेरी स्लोली या इमीडिएटली। तो ये अपन चेक करेंगे, उस बेसिस पे अपन डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे। फिर अपन बात करें, ठीक है, डिहाइड्रेशन को अपन क्लासीफाई कर लिया। अब यदि इसमें से डिहाइड्रेशन साइन प्रेजेंट इसमें 2 या मोर ऑफ द फॉलोइंग, यदि अपन ने जो चारों साइन पढ़े इसमें से 2 या सीवियर डिहाइड्रेशन के, ठीक है ना, सीवियर डिहाइड्रेशन जनरल कंडीशन क्या होगी, लेथार्जिक अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, और थर्स्ट की बात कर अनएबल टू ड्रिंक या ड्रिंक पुअरली। आई की बात करते हो संकन आई, वेरी संकन आई या ड्राई आई हो गया। ठीक है, और स्किन टर्गर की बात करें तो स्किन पीस गोज बैक वेरी स्लोली मोर देन 2 सेकेंड। यदि इन चारों में से 2 या मोर देन 2 प्रेजेंट है, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन। उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट कैटेगरी अपने बात की थी, पिंक कैटेगरी है। पिंक कैटेगरी में कौन सी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लान सी करते हैं। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। और इसमें अपन क्या करेंगे, अर्जेंट रेफरल कर देंगे और एडवाइज मदर टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यू करनी है और अपन अर्जेंट रेफरल कर देंगे इसमें। ठीक है, और ट्रीटमेंट सी कैटेगरी का
स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। फिर अपन बात करें अगली कौन सा कैटेगरी अपनी क्लासिफिकेशन, सम डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या है कि सम डिहाइड्रेशन के जो भी साइन थे कि ये जनरल कंडीशन हो गई, ये संकन आई हो गया और ये थर्स्टी हो गई, जो उसमें एगरलिया थर्स्टी होता है बच्चा, और स्किन टर्कर देखेंगे, स्किन गोज बैक स्लोली लेस देन 2 सेकेंड। इन चारों में से यदि 2 या मोर देन 2% है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सम डिहाइड्रेशन। इसके ट्रीटमेंट कैटेगरी कौन सी है, येलो। अपन इसमें कौन सा देंगे ट्रीटमेंट, प्लान बी। और साथ में क्या कर बोलेंगे, एडवाइज मदर टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है। एडवाइज मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, उसके डेंजर साइन के बारे में अपन उसको काउंसलिंग करेंगे मदर को। यदि डेंजर साइन आते हैं तो उसको तुरंत बच्चे को लेकर रिटर्न आना है हॉस्पिटल। और फिर फॉलोअप कब दिन में करना है ये, ठीक है, 5 दिन में फॉलोअप करना है। यदि नॉट इम्प्रूवमेंट, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो 5 दिन में फॉलोअप करना है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, कोई भी साइन नहीं है ऊपर, ठीक है, नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नो डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसको कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, ग्रीन कैटेगरी ट्रीटमेंट देंगे। इसमें क्या है, प्लान ए हो गया। उसमें क्या, एडवाइज मदर टू व्हेन टू रिटर्न, यदि इसमें डेंजर साइन आते हैं उसके रिगार्डिंग में काउंसलिंग करेंगे, उस टाइम मदर को बोलेंगे रिटर्न होना है, आपको हॉस्पिटल रिटर्न आना है और फॉलोअप करना है 5 डेज में, यदि इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में। फिर अपन बात करें स्टेप 3 की, ठीक है, स्पेशल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे अपन 3 क्लासिफिकेशन देख लिए, कौन कौन से थे, अपन कौन से देख रहे हैं, 2 महीने से 2 मंथ टू 5 साल के बच्चे में देख रहे हैं। अपन ने 3 क्लासिफिकेशन पहले देख लिए कि या तो सीवियर डिहाइड्रेशन है, या सम डिहाइड्रेशन है, या नो डिहाइड्रेशन है। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर अपने और क्या कंडीशन हो सकती है, परसिस्टेंट डायरिया। अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो गया, परसिस्टेंट डायरिया मीन्स द डायरिया है वो 14 दिन से ज़्यादा टाइम से प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें विथ डिहाइड्रेशन के, डायरिया के साथ में डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, सीवियर परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए कैटेगरी कौन सी होगी, ट्रीटमेंट कैटेगरी पिंक कैटेगरी होगी। ठीक है, अपन डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे और पेशेंट को अर्जेंट रेफर कर देंगे। ठीक है, और डायरिया है मोर देन 14 डेज से प्रेजेंट है पर विदाउट डिहाइड्रेशन, उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हुआ बच्चा, उसमें अपन क्या उसको क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट डायरिया। उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट कैटेगरी है, येलो। ठीक है, तो अपन काउंसलिंग, फीडिंग के रिगार्डिंग काउंसलिंग करेंगे, जो भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम उसको ट्रीट करेंगे, मल्टीविटामिन और जिंक देंगे फॉर द 14 डेज, और फॉलोअप इन द 5 डेज के अंदर आपको उनको फॉलोअप के लिए बोलेंगे। फिर अपन बात करें डिसेंट्री के, यदि स्टूल में ब्लड आ रहा है उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, येलो कैटेगरी। ये अपन को इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके लिए एक ही कैटेगरी है, येलो कैटेगरी याद रखेंगे अपन। ठीक है, उसमें भी याद रखना है कि विदाउट डिहाइड्रेशन, इसका मतलब इसको नहीं, मोर देन 14 डेज से डायरिया है विदाउट डिहाइड्रेशन, उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, परसिस्टेंट डायरिया, और ट्रीटमेंट कैटेगरी येलो। ठीक है, ये याद रखना अपन को। इसमें अपन फिर अपन बात करें ब्लड इन स्टूल में, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसेंट्री। अपन इसके बाद करें कोजिटी एजेंट कौन है, सिजेला। ठीक है, तो अपन इसको कैसे ट्रीट विद द एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक से अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं इसमें, सिप्रोफ्लोक्सासिन। कितने टाइम के लिए, 3 डेज के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में अपन क्या देंगे, जिंक टेबलेट प्रोवाइड बच्चे को देंगे, ORS देंगे, और फॉलोअप कितने दिन में बोलेंगे, 3 डेज में फॉलोअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीरियस कंडीशन है, ये ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो आपको फॉलोअप है वो 3 डेज में करना। बाकी अपन डायरिया में कितने दिन फॉलो कर रहे थे, 5 डेज में कर रहे थे। फिर अपन देखेंगे ट्रीटमेंट कैटेगरी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं प्लान ए ट्रीटमेंट कैटेगरी। ठीक है, अपन ने बात की थी प्लान ए। ठीक है, प्लान ए किसके लिए यूज करते, नो डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते। किसके लिए, नो डिहाइड्रेशन, क्या बच्चे को डायरिया है पर अभी तक डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, उस कैटेगरी में अपन करते हैं। कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट डायरिया एट होम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, काउंसलिंग द मदर को काउंसलिंग करेंगे। इसके लिए एट होम ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कि बच्चे को एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है, जिंक सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, फीडिंग को कंटिन्यू रखना है, और फॉलोअप के लिए आना है। तो ये 4 रूल है, ये होम ट्रीटमेंट में फॉलो करना होता है। प्लस अपन इसको क्या एडवाइस देंगे, एडिशनल फ्लूइड टू बी गिवन, के एक्स्ट्रा फ्लूइड आपको देना है। कैसे देना है, गिव फ्रीक्वेंट स्मॉल सिप फ्रॉम द कप के थ्रू देना है, स्मॉल सिप में देना है। ठीक है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पिला लेना, और फ्रिक्वेंटली पिलाना है, कि दिन में आपको कम से कम स्मॉल सिप में फ्रिक्वेंट थोड़े थोड़े टाइम में आप थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहो। ठीक है, यदि बच्चा वॉमिट कर जाता है उस टाइम अपन को क्या करना है, 10 मिनट के लिए वेट करना है, और फिर स्लोली अपन को जो भी फ्लूइड है वो वापस स्टार्ट करना है। फिर ठीक है,
कंटिन्यू द एक्स्ट्रा फ्लूइड अंटिल डायरिया स्टॉप, जब तक डायरिया स्टॉप नहीं तब तक अपन फ्लूइड कंटिन्यू रखना। किस वे कैसे रखेंगे अपन कि जब भी बच्चा 2 साल तक का बच्चा है, ठीक है, और बच्चा यदि स्टूल पास करता है तो हर स्टूल पास के बाद अपन कितना उसको फ्लूइड देंगे, 50 to 100 ml देंगे। यदि बच्चा 2 साल या 2 साल से बड़ा है, उस कंडीशन में अपन आफ्टर ईच लूज स्टेल अपन कितना फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, 100 to 200। यदि 2 साल तक का बच्चा है तो 100 ml तक आपको फ्लूइड बच्चे को देना हर बार वो स्टूल पास करे। उसके बाद यदि बच्चा 2 साल से बड़ा है, उस कंडीशन में 100 से 200 ml हर बार बच्चा जब भी स्टूल पास करे तब अपन को फ्लूइड बच्चे को देना है। फिर अपन बात की थी कि जिंक देना है, ठीक है, तो जिंक की टेबलेट आती है कितनी, 20 mg की टेबलेट आती है, तो वो बच्चे को अपन को देनी है। तो अपनी उम्र क्या थी, 2 महीने से 5 साल का बच्चा था, ठीक है, तो 2 महीने से 6 महीने की उम्र है यदि बच्चे की, उस कंडीशन में हाफ टेबलेट देनी है, मतलब 10 mg अपन को देना है बच्चे को। और अपन जिंक कितने उम्र के लिए देते हैं, 14 डेज के लिए देते हैं अपन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 14 डेज के लिए। यदि बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने से बड़े उम्र यदि उसकी 6 महीने से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमको 1 टेबलेट देनी, मतलब जिंक कितना दे दिया आपने, 20 mg, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि 6 महीने तक के बच्चे में, 2 से 6 महीने के बच्चे में 10 mg अपन को जिंक देना है, और 6 महीने से बड़ा है तो 20 mg जिंक देना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें प्लान बी, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया के, डायरिया के लिए प्लान बी कौन सा, प्लान बी किसके लिए यूज करते हैं, सम डिहाइड्रेशन, ठीक है, और एक सम डिहाइड्रेशन के लिए, और एक है ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है, ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं अपन, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ द ORS, ठीक है, अपन कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेट ORS कितने टाइम के लिए, 4 आवर के लिए, ठीक है, 4 आवर्स के लिए, इनिशियल 4 आवर्स के लिए अपन ORS का कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट अपन को देना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन उसको, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो 75 ml पर केजी के बेसिस पे, पर केजी 75 ml प्रोवाइड करना है, ठीक है। if a child want more ORS then so and give more, यदि बच्चा ज़्यादा पीना चाहता है तो उसको ज़्यादा पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो कोई बच्चा है कि 6 महीने तक का बच्चा होता है, वो किस पे रहता है, सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, उस कंडीशन में कि और बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा, तो उसको अपन ORS दे रहे हैं, उसके साथ साथ में अपन बच्चे को क्लीन वाटर भी 100 to 200 ml बच्चे को पिलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 महीने तक का बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो उस कंडीशन में अपन जब भी उसको ORS पिला रहे हैं तो उसके साथ में अपन नॉर्मल क्लीन वाटर भी 100 to 2 ml उस बच्चे को पिलाना है। फिर अपना हो गया ये, जैसे अपन ने 4 आवर के लिए अपन ने रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ORS यूज़ करना है, इनिशियल 4 आवर्स में कितना होता है, ये बात करें यदि बच्चे का एज है वो अप टू 4th मंथ से और उसका वेट है वो लेस देन 6 kg है, तो कितना यूज़ करना ORS, 200 to 400 ml। यदि बच्चे की उम्र 4 मंथ to 12 मंथ है और उसका वेट 6 to लेस देन 10 kg है, तो उस कंडीशन में कितना यूज़ करना है ORS, 400 to 700 ml। और 12 मंथ to 2 ईयर की एज है बच्चे की और वेट कितना है 10 to लेस देन 12 kg, उस कंडीशन में कितना यूज़ करना है 700 to 900 ml, ठीक है। और यदि बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है तो उस कंडीशन में, और बच्चे का वेट 12 से 19 kg है, तो उस कंडीशन में अपन को कितना यूज करना है 900 to 1400 ml, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट अपन कैलकुलेट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, 75 ml पर केजी से बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपना है कौन सा प्लान, प्लान सी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया, तो ये किसके लिए यूज करते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें अपन बच्चे को तुरंत रेफर कर देंगे, ठीक है। इफ चाइल्ड कैन ड्रिंक गिव ORS बाई माउथ वाइल ड्रिप इज सेटअप, ठीक है, ड्रिप सेटअप हो रहा है तब तक अपन ORS को बाई ओरल रूट से अपन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन कितना देते हैं टोटल ओरल और टोटल IV ड्रिप देते हैं कितना देते हैं 100 ml पर kg रिंगल लैक्टेट, कौन सा यूज करते हैं RL यूज करते हैं। यदि RL अवेलेबल नहीं है तो फिर अपन नेक्स्ट ऑप्शन क्या बना NSA, ठीक, तो वो यूज करेंगे। तो 100 ml पर kg ये इंपॉर्टेंट, अपन कितना यूज करते हैं 100 ml पर kg यूज करते अपन, ठीक है। अब इसमें भी क्या है एज पे डिपेंड रहता है, यदि बच्चे की एज अप टू 12 मंथ है, अब इसको क्या करते हैं अपन 100 ml पर kg को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन से, अपन इसको बोलते हैं इनिशियल डोज जिसमें अपन 30 ml पर kg में डिवाइड कर देते हैं, और सब्सिक्वेंट डोज जिसमें अपन 70 ml पर kg में डिवाइड कर देते हैं। अपने
तो पार्ट में डिवाइड कर दिया 100 ml को, ठीक है। अब यदि बच्चे की उम्र 12 साल तक की है, कि बच्चा 1 साल का है, ठीक है, 12 महीने तक की उम्र है, अप टू 12 मंथ या 1 साल का बच्चा है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि इनिशियल जो भी अपने डोज थी वो कितनी थी 30 ml पर kg, उसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है 1 आवर्स में। अपन बात कर रहे हैं लेस देन 12 मंथ के बच्चों में, तो अपन ने एक घंटे में इनिशियल डोज थी वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। और यदि और सब्सिक्वेंट डोज है वो कितनी है 70 ml पर kg, वो अपन को कितने टाइम में कंप्लीट करनी है 5 आवर्स में, ठीक, प्लस 5 आवर्स हो गए यहाँ पे अपने। तो ये टोटल अभी 6 घंटे में अपन को कंप्लीट करनी है। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से छोटी है उस टाइम में अपन को 100 पर ml kg अपने जो भी फ्लूइड कैलकुलेट किया तो वो टोटल कितने टाइम में कंप्लीट करना है 6 आवर में। यदि बच्चे की उम्र 12 महीने से लेकर 5 साल की है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इनिशियल डोज कितनी थी अपनी 30 ml पर kg, तो इसको अपन को कितने टाइम में पूरा करना है 30 मिनट्स मीन्स द हाफ आवर्स में, ठीक है। यदि बच्चे की उम्र 12 मंथ से ज़्यादा है तो इनिशियल हाफ आवर्स में पूरी करनी इनिशियल डोज। सब्सिक्वेंट डोज है उसको अपन को कितने टाइम में कंप्लीट करनी है 2.5 आवर्स में, 2.5 आवर्स में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3 घंटे में, ठीक है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि 12 महीने तक का बच्चा है उसमें जो अपन जितने टाइम में अपन डोज कंप्लीट कर रहे हैं यदि उसका हाफ टाइम में अपन को कंप्लीट करनी है कौन से बच्चों में 12 महीने से 5 साल के बच्चों में। जैसे इसमें अपन आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें अपन को हाफ टाइम में 30 मिनट में कंप्लीट करना है। इसमें हम 5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो अपन को 2.5 आवर में सब्सिक्वेंट डोज है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसमें टाइम कम लेना है बच्चे की उम्र यदि 12 महीने से ज़्यादा है तो। अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपना फ्लूइड चल रहा है कितने घंटे के लिए 12 महीने तक का बच्चा है तो उसमें 6 घंटे के लिए चल रहा है, और 12 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसमें 3 घंटे के लिए चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको हर जब भी फ्लूइड IV फ्लूइड चल रहा है उसमें हर 1 से 2 घंटे में अपन को रीअसेस करना है, ठीक है, कि डिहाइड्रेशन स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो IV फ्लूइड है वो रैपिडली स्टार्ट करना है, ठीक है। और अपन को ORS भी साथ में दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं अबाउट 5 ml पर kg पर आवर एज सुन एज द चाइल्ड कैन ड्रिंक, यूजुअली 3 to 4 आवर आफ्टर 3 to 4 आवर्स इन इन्फेंट और 1 to 4 आवर इन चिल्ड्रन। यदि बच्चा ORS पीना चाहता है, ठीक है ना, पी सकता है, उस कंडीशन में अपन कितना आवर दें 5 ml पर kg पर आवर देंगे। और इन्फेंट है तो 3 to 4 आवर्स के अपन गैप के बाद देंगे। यदि चिल्ड्रन है तो उसमें अपन उस कंडीशन में अपन 1 से 2 आवर्स के बाद में देंगे, ठीक है। अब अपन बात करें नेक्स्ट है रीएश्योर इन्फेंट, कि जब भी एक बार फ्लूइड कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो इन्फेंट में कितने टाइम बाद होगा 6 आवर बाद होगा। चाइल्ड में कितने घंटे बाद अपन कंप्लीट करें फ्लूइड को IV फ्लूइड को 3 आवर्स बाद करें। उसके बाद अपन को कंडीशन को रीअसेस करनी है, ठीक है, कंडीशन को रीअसेस करेंगे। उसके बाद अपन डिहाइड्रेट्स को वापस से क्लासीफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है कि सम डिहाइड्रेशन है अभी तक उसको सीवियर है या नो डिहाइड्रेशन, कौन सी कैटेगरी में वो कैटेगराइज होता है, उस बेसिस पे अपन नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करेंगे। उस बेसिस पे अपन प्लान A, B और C सेलेक्ट करेंगे। फिर अपन बात करें ORS के बारे में, ठीक है। तो ORS में अपन बात करें तो रिड्यूस ओस्मोलैरिटी ORS है, उसकी कितनी उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी है 245 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल रिड्यूस ORS है, रिड्यूस ओस्मोलैरिटी ORS है, उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी 245। इसमें ग्लूकोज और सोडियम होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, कितना 75 मिलीमोल पर लीटर। क्लोराइड होता है वो 65 होता है, ठीक है। पोटेशियम होता है वो कितना होता है 10 मिलीमोल पर लीटर। और सिट्रेट होता है वो कितना होता है 10, पोटेशियम होता है वो कितना 20 मिलीमोल पर लीटर, और सिट्रेट होता है वो 10 मिलीमोल पर लीटर होता है। फिर इसकी बात करें बाई वेट की थ्रू बात करें तो टोटल वेट कितना होता है इसका ORS 20.5 ग्राम पर लीटर, जिसमें सोडियम क्लोराइड की बात करें तो कितना होता है 2.6, ग्लूकोज एंड हाइड्रेट्स की बात करें तो कितना होता है 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है KCl 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट या डिहाइड्रेट कितना होता है 2.9 ग्राम। तो अपन इसे ये अपना टोटल हो गया 20.5 ग्राम पर लीटर। तो अपन ये बाई वेट भी अपने इसकी क्वांटिटी हो गई, बाई मिलीमोल भी इसकी क्वांटिटी हो गई। यदि अपने एक बार ORS प्रिपेयर कर दिया तो इसको कितने टाइम के अंदर कंज्यूम करना विथ इन 24 आवर्स के अंदर यूज करना। यदि 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता तो अपन इसको डिस्कार्ड कर देना है। फिर अपन बात करें रेसोमाल। रेसोमाल किसके लिए यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन कौन सी कंडीशन, यदि बच्चा को सीवियरली
माल नरिश चिल्ड्रन है उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? रेसोमाल का। क्यों? क्योंकि रेसोमाल में WHO ORS पैकेट होता है, उसके साथ में क्या होता है, अपन 2 लीटर वाटर का यूज़ करते हैं और 50 ग्राम सुक्रोज ऐड करते हैं, प्लस 40 ml या 45 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और साथ में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर ये सब ऐड करते हैं, क्योंकि मालनरिश चिल्ड्रन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, और उसको अपन को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए सब अपन को साथ में ऐड करने पड़ते हैं। जैसे अपन ने अपने यहाँ पे कंपैरिजन देखे तो अपन ने देखा कि रिड्यूस ऑस्मोलेटिव ORS की बात की तो अपन ने देखा ग्लूकोज कितना होता है 75, सोडियम कितना होता है 75, पोटेशियम कितना होता है 20, क्लोराइड कितना होता है 65, सिट्रेट कितना होता है 10। उसके अंदर अपन ने देखा कि मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर ये तीनों नहीं होते हैं, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी 245 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। और अब ये पहले जो अब रिड्यूस यूज़ करते हैं, पहले स्टैंडर्ड ORS यूज़ करते थे जिसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी थी 311 मिलीमोल पर लीटर। अब अपन रेसोमाल की बात करें तो इसमें ग्लूकोज कंटेंट होता है उसको इंक्रीज कर दिया है, कितना 75 से 125 पे ले गए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ने 50 ग्राम सुक्रोज ऐड किया है, ठीक है। प्लस सोडियम है उसकी क्वांटिटी कम कर दिया, कितने 75 से 45 तक ले आए, ठीक है। पोटेशियम वो कितना हो गया 40, क्लोराइड है वो कितना हो गया 70, क्लोराइड और पोटेशियम दोनों इंक्रीज हो गया। अपन किससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, ठीक है, रिड्यूस ORS से, ठीक है। तो अपन याद रखना इजी रहेगा, ग्लूकोज को अपन ने बढ़ा दिया कितने 50 से, सोडियम को कम हो गया, पोटेशियम और क्लोराइड भी हो गए, सिट्रेट 10 से 7 हो गया, प्लस इसमें अपन ने क्या ऐड किया था मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। मैग्नीशियम कितना 3 मिलीमोल पर लीटर, जिंक कितना 0.3 मिलीमोल और कॉपर कितना 0.0045 मिलीमोल पर लीटर। इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी 300, इंपॉर्टेंट, ठीक है, 300 मिलीमोल पर लीटर। फिर अपन बात करें नेक्स्ट सुपर ORS की, ठीक है। तो स्पेशल ORS कंटेनिंग इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फूड बेस्ड या राइस बेस्ड इसको मेड किया जाता है। इसमें क्या होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूकोज पॉलीमर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं, इसमें ग्लूकोज पॉलीमर प्रेजेंट रहते हैं, साथ में एमिनो एसिड भी प्रेजेंट रहते हैं, कौन से ग्लाइसिन, एलेनिन। इसका एडवांटेज क्या है, रिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं इसको अपन। ये क्या करता है रिड्यूस करता है, क्या करता है स्टूल आउटपुट को रिड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल को रिड्यूस करता है और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया को रिड्यूस करता है, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा कैलोरी प्रोवाइड करता है, कितनी 180 किलो कैलोरी पर लीटर। इससे क्या होता है वेट गेन में फ़ायदा मिलता है अपन को, ठीक है। पर इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको अपन शॉर्ट सेल्फ लाइफ है कि एक बार अपन ने बना दिया तो विथ इन 10 आवर्स अपन को इसको यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल ORS को अपन कितने कब तक कर सकते हैं 24 आवर्स तक, मतलब एक दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन को 10 घंटे के अंदर यूज़ करना होगा, तो एक दिन में अपन को मल्टीपल टाइम बनाना पड़ता है। फिर अपन बात करें IMCI क्लासिफिकेशन फॉर द डायरिया इन इन्फेंट के लेस देन 2 महीने का बच्चा है, उसमें अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे डायरिया को। तो सबसे पहले क्या पूछेंगे अपन ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया, के ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया पूछेंगे अपन, और ब्लड और स्टूल में है कि नहीं वो पूछेंगे। फिर अपन खुद देखेंगे, क्या देखेंगे ब्लड इन स्टूल है कि नहीं है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे जिसमें अपन जनरल कंडीशन देखेंगे, उस बेसिस पे सनकन आई देखेंगे, ड्रिंक और उसकी थर्स्टी देखेंगे कि ड्रिंकिंग पुअरली है कि नहीं है, फिर स्किन पंच देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इस बेसिस पे अपन डायरिया को क्लासीफाई करेंगे, डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखिए कैसे यदि 2 ऑफ द फॉलोइंग साइन के सीवियर डिहाइड्रेशन के जनरल कंडीशन लेथार्जिक है, आई है वेरी संकन है या ड्राई है, स्किन पिच गोज बैक वेरी स्लोली, इसमें से कोई भी 2 या मोर देन 2 कंडीशन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट है प्लानसीजोज, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन IV फ्लूइड देते हैं, कितना 100 ml पर kg, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसमें अर्जेंट रेफर कर देंगे और एडवाइज मॉडल तो कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। फिर सम डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या है कि रेस्ट, जो भी जनरल कंडीशन हो रेस्टलेस या इरिटेबल है, आई है वो संकन आई है, प्लस स्किन पिच गोज बैक वेरी स्लोली, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन में अपन
इसमें से यदि मोर देन 2 या 2% है तो इस कंडीशन में अपन बच्चे को कौन से कैटेगरी में करेंगे, सम डिहाइड्रेशन में। और इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट कैटेगरी, प्लान बी, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। यदि डेंजर साइन प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम तुरंत रिटर्न इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और फॉलोअप करना है 2 डेज में इफ नॉट इम्प्रूविंग, ठीक है। और यदि कोई भी डिहाइड्रेशन का साइन प्रेजेंट नहीं, उसको हम बोलेंगे नो डिहाइड्रेशन। कौन सी कलर कोडिंग कैटेगरी हो गई, ग्रीन कलर कोडिंग कैटेगरी हो गई। इस कंडीशन में अपन उसको कौन सा देंगे, होम बेस्ड ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें अपन बोलते हैं प्लान ए, ठीक है। और अपन मदर को काउंसलिंग करेंगे डेंजर साइन के बारे में। जब भी डेंजर साइन आए बच्चे में तो तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और फॉलोअप करना है 2 डेज में इफ नॉट इम्प्रूविंग। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।